सामाजिक विकास कार्यक्रम पर आधारित मॉड्यूल में आपका स्वागत है। कोर्स शुरू करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। भारत सरकार समाज के सभी वर्गों को विकास के केंद्र में रखते हुए उनके संपूर्ण विकास हेतु प्रतिबद्ध है। सामाजिक विकास किसी भी राष्ट्र के संपूर्ण विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। सामाजिक विकास का मुख्य उद्देश्य राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं का समान वितरण है। नमस्कार मित्रों, देश के सामाजिक विकास के लिए भारत सरकार ने विकास कार्यक्रमों और योजनाओं को 3 मंत्रालयों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आज हम इनमें से कुछ चुने हुए कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अधिगम निष्कर्ष: परिवार कल्याण एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं महिला एवं बाल विकास द्वारा आरंभ की गई प्रमुख योजनाओं, कार्यक्रमों तथा इसके अनुप्रयोग के भाग की मुख्य विशेषताओं को शामिल करना। सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी। अब विभिन्न मंत्रालयों के कर्तव्यों और उनके विकास कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अप्रैल वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी, मुख्य रूप से गरीबों, महिलाओं और बच्चों, कमजोर वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना था। एनआरएचएम के मुख्य उद्देश्य हैं शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, पानी स्वच्छता और सफाई, प्रतिरक्षण प्रणाली और पोषण जैसी महिलाओं और बच्चों से जुड़ी विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं आम जनों तक पहुंचाना, स्थानीय स्तर तक की संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों से बचाव और उन पर नियंत्रण लगाना, जनसंख्या स्थिरीकरण, लिंग और जनसांख्यिकीय नियंत्रण, स्वास्थ्य की स्थानीय परंपराओं को जीवित रखना और आयुष, आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी द्वारा उन्हें स्वास्थ्य की मुख्य धारा में शामिल करना। स्वच्छता की पहल द्वारा एक स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना। एक दिन श्रीमान गोपाल अपने गांव से गुजर रहे थे। उन्हें उनकी पड़ोसन कमला मिली। अरे कमला, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ गोपाल। आप कहाँ जा रही हैं? मैं आशा कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय जा रही हूँ। क्या आपको आशा कार्यक्रम के बारे में कुछ पता है? हाँ, मैं आशा कार्यक्रम के बारे में जानता हूँ। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा चलाया जा रहा एक कार्यक्रम है। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सहायता द्वारा इसे 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के एक मुख्य घटक के रूप में प्रारंभ किया गया। वह समाज और जन स्वास्थ्य निगमों के बीच के सेतु के रूप में कार्य करती है। आशा समाज में हाशिए पर खड़े लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए जानकारी का प्रथम माध्यम होती है। कमला, अगर आप आशा कार्यक्रम के बारे में और जानना चाहती हैं, तो यहाँ क्लिक करें। क्या आप जानते हैं, देश में 9.15 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ता काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव और प्रतिरक्षण सुविधाओं का विकास मुख्य रूप से हुआ है। मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियां नियंत्रित हुई हैं। शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। स्तनपान और पोषण में सुधार हुआ है। आशा के कार्य प्रदर्शन के आधार पर उसे अर्थ लाभ मिलता है। वैश्विक प्रतिरक्षण प्रणालियों के विकास के आधार पर प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी से लोगों का मार्गदर्शन करना, घरों में शौचालय बनवाना। क्या आप जानते हैं, एक आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति 1000 लोगों पर नियुक्त की जाती है। आप भी एक आशा कार्यकर्ता बन सकती हैं, यदि आपके पास निम्न अर्हताएं हैं।
आप उसी गांव की महिला हो, 25 से 45 वर्ष की विवाहित महिलाओं को वरीयता दी जाती है। आपके पास बातचीत का अच्छा ढंग, लोगों को प्रेरित करने की क्षमता हो और आप जरूरतमंदों तक समय से पहुंच सकें। शुक्रिया गोपाल, इस जरूरी जानकारी के लिए। मैं आशा कार्यक्रम में जरूर भाग लूंगी और अपने लोगों की सहायता करूंगी। ठीक है कमला, अगर आपको किसी और जानकारी की जरूरत हो तो मुझे बताना। मैं आपसे जरूर पूछूंगी। अच्छा, नमस्ते। गोपाल, यह काफी अच्छा है। क्या ऐसे और कार्यक्रम भी है? हाँ कमला, आपको जननी सुरक्षा योजना JSY के बारे में जानना चाहिए। अपने नाम के अनुसार यह गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा कार्यक्रम है, जो उन्हें सरकारी सुविधाओं के तहत प्रसव के लिए प्रेरित करता है। इस योजना के तहत जरूरतमंद गर्भवती महिला को सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर उसे आर्थिक सहायता भी दी जाती है। क्या आप जानते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन द्वारा यह योजना शुरू होने से लेकर अब तक 8.55 करोड़ महिलाएं इससे लाभान्वित हो चुकी हैं। इसके तहत आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिला को नजदीकी सरकारी अस्पताल तक ले जाती है। इसके शुरुआत के बाद भारत में मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। धन्यवाद गोपाल, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। मैं अपने आसपास की जरूरतमंद महिलाओं तक इस जानकारी को पहुंचाऊंगी। बहुत अच्छा कमला, अगर आपको और कुछ जानना हो तो बताना। अरे रहीम, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? हाँ गोपाल, मैं प्रसव के लिए अपनी पत्नी को शहर के अस्पताल ले जाना चाहता हूँ, पर मेरा स्कूटर खराब हो गया। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। रहीम, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत अपनी पत्नी का प्रसव यहीं के सरकारी अस्पताल में भी करा सकते हो। वहां तुम्हें अपनी पत्नी और शिशु के लिए जरूरी सभी सुविधाएं मिलेंगी। गोपाल, क्या तुम मुझे जननी शिशु सुरक्षा योजना के बारे में और कुछ बता सकते हो? हाँ रहीम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं को चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। यह योजना गर्भवती महिलाओं एवं बीमार नवजात शिशुओं के अभिभावकों के लिए मददगार है। इसके अंतर्गत निम्न सुविधाएं निःशुल्क दी जाती है: दवाइयां और उपयोग की अन्य वस्तुएं, अस्पताल वास में इलाज के दौरान पोषक आहार, आवश्यकता होने पर रक्त की उपलब्धता, घर से अस्पताल तक परिवहन सुविधा। शुक्रिया गोपाल, इस जरूरी जानकारी के लिए। मैं अभी आशा को बुलाकर अपनी पत्नी को स्वास्थ्य केंद्र ले जाऊंगा। स्वागत रहीम, जल्दी ही अच्छी खबर देना। आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत घर पर बच्चे के जन्म के बाद मिलने वाली देखभाल की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आशा कार्यकर्ता आपकी पत्नी को नवजात शिशु की सुरक्षित देखभाल की जानकारी देगी। आशा नवजात शिशु की देखरेख, स्तनपान, व्यवहार और बीमारियों से जुड़ी जानकारियां देकर उसकी देखभाल को आसान बनाएगी। ये तो हमारे लिए बड़ी अच्छी खबर है गोपाल। हमें इस समय तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। क्या आप जानते हैं, परिवार प्रसव के दौरान एवं प्रसव उपरांत होने वाली बीमारियों के खर्चे से परिवार बच सकता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2011 में यह योजना सभी गर्भवती महिलाओं के लिए लागू की गई है। सभी सरकारी अस्पतालों में उनके प्रसव से जुड़े सभी उपचार एकदम निःशुल्क होंगे। यह समान सुविधाएं नवजात शिशु के लिए 1 वर्ष तक उपलब्ध है। आशा को प्रत्येक नवजात शिशु और प्रसव पश्चात निर्धारित 6 हफ्ते तक गर्भवती महिला की देखभाल करने पर मानदेय दिया जाता है। वर्ष 2014-15 में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा 58 लाख नवजात शिशुओं की देखभाल की गई है।
गोपाल और वेदा ग्राम पंचायत कार्यालय के प्रतिनिधि हैं। वे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के नए उपक्रमों के बारे में आपको बताएंगे। वेदा चाची, ये एम्बुलेंस गांव की ओर क्यों आ रही है? प्यारे बच्चों, नेशनल एम्बुलेंस सर्विस की सुविधा तत्कालिक और गंभीर चिकित्सा सुविधा के जरूरतमंदों को उनका जीवन बचाने हेतु प्रदान की जाती है। आओ, मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ। राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक उपक्रम है। आप 108 और 102 नंबरों पर कॉल करके किसी जरूरतमंद को अस्पताल पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। यदि किसी की हालत ज्यादा गंभीर है, वो सदमे में है या दुर्घटना हुई है, तो आपको 108 पर कॉल करना चाहिए। जननी शिशु सुरक्षा के तहत निम्न सुविधाओं का लाभ लेने के लिए 102 पर कॉल करना चाहिए। घर से अस्पताल तक मुफ्त परिवहन, रेफर करने की दशा में एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक पहुंचाने की सुविधा भी दी जाती है। मां और शिशु को घर भी छोड़ा जाता है। माँ, वेदा चाची आपको किलकारी कार्यक्रम जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा चलाया गया है, उसके बारे में कुछ बताना चाहती हैं। नमस्कार दोस्तों, किलकारी कार्यक्रम के बारे में यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है। निम्न को जानकारी प्रदान करता है: गर्भवती महिलाओं को, बच्चों के माता-पिता को, फील्ड कार्यकर्ताओं को। इससे आप इनके बारे में भी जानकारी पा सकते हैं। प्रसव पूर्व की देखरेख के बारे में, संस्थागत प्रसव के बारे में, प्रसव पश्चात बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में। किलकारी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स यानी IVR आधारित मोबाइल सेवा है, जो गर्भवती महिलाओं तथा छोटे बच्चों की माताओं के मोबाइल पर गर्भावस्था तथा बच्चों की देखभाल के बारे में समय आधारित ऑडियो मैसेज यानी वॉइस कॉल करके जरूरी जानकारी प्रदान करता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी MOHFW द्वारा प्रदान किए जाने वाले कुछ और कार्यक्रम हैं: राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, विश्व प्रतिरक्षा कार्यक्रम। ग्राम पंचायत की भूमिका क्या है? ग्राम पंचायत आशा कार्यकर्ताओं की बहाली करती है, उनके प्रति जवाबदेह होती है। ग्राम स्वच्छता और स्वास्थ्य समिति ग्राम पंचायत के साथ मिलकर गांव के स्वास्थ्य कार्यों की रूपरेखा तैयार करती है। प्रत्येक उपकेंद्र के पास स्थानीय कार्यों के लिए पैसा होता है। यह पैसा ANM और सरपंच के संयुक्त खाते में जमा होता है, जिसे ग्रामीण स्वास्थ्य समिति की सहमति के आधार पर ANM के द्वारा संचालित किया जाता है। चयनित महिला प्रतिनिधियों के साथ PRI सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत एक ग्रामीण स्वास्थ्य, सफाई एवं पोषण समिति VHSNC बनाई गई है, जो ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य की सुविधाओं का सामूहिक समाधान करेगी। यह समिति लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुधार और सेवाएं प्राप्त करने का मंच प्रदान करती है। यह मुख्य स्थानिक जरूरतों और समूह आधारित निरीक्षण से संबंधित संस्था है। इस 15 सदस्य चयनित समिति में शामिल होते हैं गांव के मुखिया, पंचायत के प्रतिनिधि, ANM या MPW, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अध्यापक, आशा, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। अब हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के बारे में जानेंगे। सर्व शिक्षा अभियान SA एक निर्धारित समय में शिक्षा की व्यापकता के लिए भारत सरकार का एक मुख्य कार्यक्रम है। 86वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2009 से भारत में प्रभावी है।
सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निम्न बातों का प्रावधान है। वर्ष 2014-15 में 427 नए उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में खोले जाएंगे। जहां भी पाठशाला की स्थापना नहीं की जा सकती, उस क्षेत्र के बच्चों को छात्रावास की सुविधा दी जाए। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निम्न बातों का प्रावधान है। सुदूरवर्ती बच्चों के लिए परिवहन की व्यवस्था, लड़कियों, एससी, एसटी और गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों के लिए निशुल्क पाठशाला यूनिफॉर्म की व्यवस्था, 8 वर्ष तक की निशुल्क शिक्षा की सुनिश्चितता। सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम संप्रदाय और गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार की लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय जैसे आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। बालिका शिक्षा। शिक्षा में लिंग और वर्ग के अंतर को प्राथमिक शिक्षा से दूर करना सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। लैंगिक भेदभाव को पाठशाला की पुस्तकों और पाठ्यक्रम से हटाना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम। बालिका शिक्षा का विस्तार। अरे रामू, आप अपनी बेटी को पाठशाला क्यों नहीं भेज रहे हैं? गोपाल, मेरे पास पाठशाला के खर्चों के लिए पैसे नहीं हैं। रामू, आपको उसे पाठशाला भेजने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। अब पाठशाला वाले किताबें, यूनिफॉर्म, दोपहर का भोजन और सवारी की भी व्यवस्था करते हैं। भारत सरकार ने देश में लड़कियों की शिक्षा के विस्तार के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना चलाई है। इस योजना के तहत 100 ऐसे जिले हैं जहां बच्चों का लिंगानुपात 5 लाख प्रति जिला है। ऐसे जिला के लिए 5 करोड़ रुपयों का प्रावधान बालिका शिक्षा के विकास के लिए किया गया है। क्या आप जानते हैं, लड़कियों के पाठशाला छोड़ने का एक मुख्य कारण पाठशाला में उनके लिए अलग से शौचालय का ना होना है। इसलिए सरकार स्कूलों में उनके लिए अलग से शौचालय बनवा रही है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बनाए जा रहे नए विद्यालयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि वहां लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय हों। इनके अतिरिक्त भारत सरकार ने 2 और योजनाएं बनाई हैं। पढ़े भारत, बढ़े भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय। गोपाल चाचा, आप पाठशाला में मिलने वाले मध्याह्न भोजन के बारे में बात कर रहे थे। क्या आप कुछ और बता सकते हैं? हाँ बेटी, मैं जरूर बताऊंगा। सुनो, भारत सरकार ने आप जैसे बच्चों के लिए इस योजना की शुरुआत की है। आप पाठशाला जाकर सीख सकती हो और पौष्टिक भोजन खाकर स्वस्थ भी रह सकती हो। यह योजना निम्न बातों पर केंद्रित है: कक्षा के बच्चों की भूख मिटाना, बच्चों को कुपोषण से बचाना, पाठशाला में बच्चों की भागीदारी बढ़ाना, बच्चों के स्वास्थ्य का विकास, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। यह सुविधा 1 से 8वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को उपलब्ध है। सरकारी और अर्ध सरकारी पाठशालाओं में, विशेष प्रशिक्षण पाठशालाओं में और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित मदरसों और मकतबों में। ग्राम पंचायतों की भूमिका। वे शिक्षण संस्थान जो ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आते हैं, उनमें इस कार्यक्रम के सुचारू संचालन के
प्रतिदिन का निरीक्षण ग्राम पंचायतें करती हैं। इसके लिए ग्राम पंचायत पाठशाला स्तर पर एक समिति भी बना सकती है। पाठशाला प्रबंधन समिति, ग्राम शिक्षा समिति, पाठशाला प्रबंधन और विकास समिति अथवा अध्यापक अभिभावक समिति। मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए योजना। इसका मुख्य उद्देश्य मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इसके अन्य मुख्य उद्देश्यों को जानने के लिए यहां क्लिक करें। मुख्य घटक: मदरसों में विज्ञान, गणित, भाषा और सामाजिक विज्ञान जैसे औपचारिक विषयों की पढ़ाई पर जोर। माध्यमिक और उच्चतर मदरसों में वार्षिक संरक्षण की सुविधाओं के विकास के साथ विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना और प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर अध्यापकों को बेहतर पे स्केल एवं नए शैक्षणिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। प्राथमिक और उच्चतर स्तर के मदरसों में विज्ञान एवं गणित की किट्स का प्रावधान। सभी स्तर के मदरसों में पुस्तकालय, पुस्तक बैंक और अधिगम सामग्री की व्यवस्था करना। वर्ष 2013-14 में इन सुविधाओं के विकास पर जहां 18,273 लाख रुपए खर्च किए गए, वहीं वर्ष 2014-15 में यह खर्च 5,554.31 लाख रुपए था। यह महिला सशक्तिकरण से जुड़ा वर्तमान में जारी कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा से संबंधित है, खासकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से जुड़ी महिलाओं के लिए। शिक्षा के अधिकार के विकास के लिए महिलाओं के समूह और संघों का विकास। बच्चियों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाकर उनके अधिकार प्रदान करना। वैकल्पिक न्याय की प्रक्रिया के विकास हेतु महिला अदालतों की स्थापना। ऐसे 60% गांव हैं जहां महिला समाख्या संघ की कम से कम एक सदस्य उपस्थित रहती हैं, जो स्कूलों में अध्यापकों की निरंतर उपस्थिति पर निगरानी रखती है और पाठशाला के बच्चों की शिक्षा के प्रति दायित्वों को भी देखती है। माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा के बारे में हम और जानेंगे। अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक बच्चे पर दबाएं। कक्षा 11 और 12 में दिव्यांग बच्चों के लिए यह योजना लाई गई, जो उनकी समावेशी शिक्षा से जुड़ी हुई है। यह योजना सभी प्रकार के विशेष क्षमताओं वाले उन स्कूली बच्चों से जुड़ी है जिन्होंने 8 वर्ष तक की अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली है। यह योजना उन्हें 9वीं से 12वीं तक एक समर्थ और समावेशी माहौल देती है। यह योजना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 2013 से संचालित है। विशेष आवश्यकता वाले कुल 2,11,616 बच्चे वर्ष 2014-15 में इस योजना के तहत लाभान्वित हुए। सुमा, नमस्ते वेदा चाची। क्या आप पाठशाला जा रही हैं? किस कक्षा में पढ़ती हैं आप? मैं 7वीं कक्षा में हूँ और अगले महीने अंतिम परीक्षाएं देने जा रही हूँ। बहुत अच्छे। आपको परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। सुमा, क्या आप माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता के बारे में जानती हैं? नहीं आंटी, क्या आप मुझे बता सकती हैं? हाँ सुमा, सुनो। यह योजना मई 2008 में शुरू की गई। इस योजना के तहत ऐसा वातावरण बनाया जाता है जिससे पाठशाला छोड़ने वाली कन्याओं का दर कम हो और एससी, एसटी समुदाय की लड़कियों की माध्यमिक शालाओं में ज्यादा से ज्यादा भर्ती हो। 9वीं कक्षा में प्रवेश के समय जरूरतमंद अविवाहित कन्याओं के खाते में 3,000 रुपए जमा करा दिए जाते हैं। 18 वर्ष की उम्र में 10वीं पास करके लड़कियां इस राशि को ब्याज समेत निकाल सकती हैं। योजना के मुख्य बिंदु: सभी लड़कियां जिन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से 8वीं कक्षा पास की है, चाहे SC/ST हो या अलग, उनकी सरकारी,
अर्ध सरकारी और स्थानीय शालाओं में भर्ती। इसलिए खूब पढ़ो और सरकार की इन योजनाओं के लाभ उठाओ। धन्यवाद वेदा चाची, मैं इसके बारे में माँ को बताऊंगी। क्या आप जानते हैं, बालिका शिक्षा के विस्तार के लिए भारत सरकार का उपक्रम है उड़ान, अध्ययनरत बालिकाओं को पंख दो। तकनीकी शिक्षण संस्थानों तथा आईआईटीज में कुल पंजीकरणों की तुलना में लड़कियों का पंजीकरण काफी कम था। केवल 10 से 12% बालिकाएं ही इन तकनीकी शिक्षण संस्थानों की प्रवेश परीक्षाएं पास कर पाती थीं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। अब तक हमने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बनाई गई योजनाओं के बारे में जाना। आगे हम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनेक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लड़कियां तकनीकी शिक्षा में क्यों पीछे हैं? इसमें सुधार के क्या उपाय हैं? माता-पिता लड़कियों को पढ़ने के लिए दूर नहीं भेजना चाहते। पड़ोस में अच्छी शिक्षा का अभाव। बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने योग्य बालिकाओं को 11वीं, 12वीं के बाद आईआईटीजी और इंजीनियरिंग की तैयारी में मदद के लिए उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत पूरे देश से 946 बालिकाओं का चयन हो चुका है, जिनमें से 54 लड़कियां केंद्र शासित प्रदेशों से तथा 117 पूर्वोत्तर के राज्यों से हैं। इनमें से अधिकांश लड़कियां अति पिछड़े सामाजिक आर्थिक वर्ग से हैं, जिन्होंने यहाँ अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। आइए अब जानें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों के बारे में। भारत में महिलाओं और बच्चों का प्रतिदिन उत्पीड़न होता है। कार्यालयों, विद्यालयों और घरों में उनका शोषण होता है। महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाया जाता है। यहाँ तक कि बच्चे भी विभिन्न प्रकार के शोषण जैसे बाल मजदूरी, यौन उत्पीड़न, शिक्षा से वंचित रहना इत्यादि का शिकार होते हैं। ऐसे विभिन्न सामाजिक मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत महिला एवं बाल सुरक्षा अधिनियम का प्रावधान किया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय का मुख्य दायित्व महिलाओं और बच्चों, जो कि भारतीय आबादी का 67.7% हिस्सा हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का है। मंत्रालय का काम महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा और उनका समान तथा संपूर्ण विकास है। महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए अब तक के कार्यक्रम और नीतियां मुख्य रूप से निम्न क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं और नियोजन गतिविधियों में महिलाओं ने अपना स्थान सुनिश्चित किया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। 8वीं पंचवर्षीय योजना से लगातार महिला सशक्तिकरण को एक स्पष्ट योजना के रूप में देखा जा सकता है। नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को मान्यता दी गई। वर्ष 2016 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीतियां मंत्रालय की 2016 के लिए महिलाओं से संबंधित योजनाएं यानी NPW अंतिम चरण में है। महिलाओं की बदलती भूमिकाएं और सशक्तिकरण के अनुरूप नई नीतियां उनके लिए नई संभावनाओं और उत्तरदायित्वों से जुड़ी हुई हैं। यह अधिनियम कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान कर एक सुरक्षित माहौल प्रदान करता है। वैधानिक नीतियां कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और सुधार अधिनियम 2013। यह अधिनियम सरकारी और गैर सरकारी सभी कार्यस्थलों पर हर वर्ग और हर स्तर और हर आयु की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। दहेज निषेध कानून 1961 दहेज की सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए वर्ष 1961 में यह कानून बनाया गया। यह कानून दहेज के लेन देन को एक कानूनन अपराध मानता है और इसके लिए 5 साल की कैद और 15,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
वैधानिक नियम। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा का कानून PWDVA 2005। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा करना है। यह कानून महिला पर हुए किसी भी प्रकार के शारीरिक, लैंगिक या मानसिक क्षति को घरेलू हिंसा के रूप में प्रतिपादित करता है। यह विशेष प्रकार शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावात्मक और आर्थिक उत्पीड़न को भी समाहित करता है। यह महिलाओं को सुरक्षा, आवास, आर्थिक सहायता, कस्टडी और क्षतिपूर्ति से संबंधित आदेश देता है। राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय स्तर पर महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को संवैधानिक निकाय के रूप में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए किया गया। प्रावधान के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए मानकों की निगरानी करना भी इस आयोग का प्रमुख काम है। गोपाल और वेदा, हम बहुत सी सरकारी योजनाओं के बारे में जान चुके हैं। क्या गर्भावस्था या प्रसव के दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े कोई प्रावधान भी हैं? हाँ कमला, चलो ऐसी ही कुछ और योजनाओं के बारे में जानते हैं। मातृत्व लाभ योजना। गर्भवती महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता से जुड़ी यह योजना अक्टूबर 2010 समेकित बाल विकास योजना के तहत लागू की गई। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए जिनकी आयु 19 वर्ष से अधिक है, पहले 2 बच्चों के जन्म पर 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान है, जिससे उन्हें उचित स्वास्थ्य और पोषण मिल सके। महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय मिशन योजना यानी नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन NMEW 2016-17। इस योजना के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके सशक्तिकरण के लिए विभिन्न अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्रालय के रूप में काम करेगा। इसका एक अन्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाना भी है। स्वधार गृह योजना का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं का पुनर्वास करना है, जिससे वे अपना जीवन सामान्यता और आत्मविश्वास के साथ जी सकें। स्वधार गृह स्थापित करने का प्रावधान प्रत्येक जिले में किया गया है। इन गृहों में महिलाओं के रहने की अस्थायी व्यवस्था के साथ-साथ उनके खाने, कपड़े, स्वास्थ्य सुविधाओं, कौशल विकास द्वारा आर्थिक निर्भरता लाने की कोशिश जैसी अन्य सुविधाओं का भी प्रावधान होता है। यह परामर्श, जागरूकता और व्यवहारिक शिक्षा, कानूनी मदद, मार्गदर्शन आदि का भी प्रावधान होता है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल। इस योजना के तहत रहने के लिए बनाए जा रहे हॉस्टल को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जहां पर कामकाजी महिलाएं जो कि अकेली हैं, विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, शादीशुदा हैं पर अपने घर से दूर हैं, वास कर सकती हैं। इस योजना का एक अन्य प्रमुख घटक ऐसी महिलाओं के बच्चों के लिए डे केयर केंद्रों का विकास करना भी है। आगे हम महिलाओं और बच्चों के व्यापार के बारे में जानेंगे। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक आइकन पर क्लिक करें।
प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे राष्ट्रीय नेता सामाजिक विकास की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको निम्न क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाएं प्राप्त होंगी: शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, बाल विकास। इन सब के बारे में विभिन्न संचार माध्यमों जैसे टेलीविजन, रेडियो, अखबार के जरिए जानकारी दी जाएगी। मन की बात भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ऐसा ही कदम है। आज रेडियो पर एकीकृत बाल विकास के बारे में जानकारी प्रसारित की जाएगी। आइए और इस कार्यक्रम को सुनिए। शिशु स्वास्थ्य और विकास से जुड़ी यह एकीकृत बाल विकास योजना विश्व के इस प्रकार की सबसे बड़ी योजना है। यह इस बात का प्रतीक है कि बच्चों और उनकी सेवी माताओं और पाठशाला से पहले अनौपचारिक शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता देश की प्राथमिकता है। यह कुपोषण चक्र, रोगग्रस्तता और मृत्यु दर को कम करता है। इस योजना से लाभान्वित होने वालों में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल हैं। ICDS योजना निम्न 6 सेवाएं प्रदान करती है: पूरक पोषण, पूर्व विद्यालयी अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांचें, संदर्भ सुविधाएं। अब हम किशोरियों के लिए बनाए गए योजनाओं के बारे में जानेंगे। लड़कियों के स्वास्थ्य विकास हेतु इस योजना की शुरुआत बाल विकास योजना से संबद्ध करके 205 जिलों में की गई। बच्चियों के लिए प्रस्तावित इस योजना का उद्देश्य उनका संपूर्ण विकास है। 11 से 18 वर्ष की लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की जरूरतों को पूरा कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है। एकीकृत बाल विकास योजना के आधारभूत ढांचे को आधार बनाकर भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में की। इस योजना का उद्देश्य 11 से 18 वर्ष की लड़कियों के पोषण और उनके स्वास्थ्य स्तर में सुधार था। यह कार्यक्रम उन्हें घर के लिए जाने वाले व्यावसायिक कौशल का विकास करती है, जिससे उनका संपूर्ण विकास हो सके और उनके स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वच्छता, पोषण और पारिवारिक कल्याण का प्रबंध हो सके। अब जानेंगे कि समेकित बाल विकास परियोजना और किशोरी शक्ति योजना में ग्राम पंचायत की भूमिका क्या है।